हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रैक स्टडी चैनल पे। हम लोगों ने इससे पहले जो भी वीडियो पढ़ा है उसे प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। हम लोगों ने इससे पहले अंग्रेजों ने कैसे बंगाल पे अधिकार कर लिया, फिर मैसूर पे अधिकार कर लिया और मराठाओं पे अधिकार कर लिया। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आंग्ल इसके साथ होता है क्या ना कि आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो आंग्ल सिख युद्ध को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई और सिख धर्म के कौन कौन से गुरु थे। उसके बाद कैसे हमारे राजा रंजीत सिंह से युद्ध हुआ अंग्रेजों से, फिर वहां से स्टार्ट होने के बाद राजनीतिक स्थिति देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको धार्मिक स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। तो चलिए गाइस समझते हैं। तो सिख धर्म की जो स्थापना है ना, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने कब की थी? तो इनका जन्म जो हुआ ना वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी के ननकाना में। ये तलवंडी का ननकाना वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो पूछता है क्वेश्चंस कैसे पूछता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी के ननकाना में, जो वर्तमान में अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इन्होंने क्या किया था? लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से शुरू किया था। और इनकी जो मृत्यु है ना वो कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में हुई थी 1538 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुरु की परंपरा को प्रारंभ किया था। मतलब कि इनके बाद गुरु गुरु के पद को देखने को मिला था। और लगभग 10 गुरु के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कितने गुरु थे उसके बारे में। तो हमारे दूसरे गुरु जो थे ना वो अंगद देव। कौन थे? तो हमारे दूसरे गुरु थे अंगद देव। इन्होंने क्या किया था? लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से शुरू किया था। किसने? लंगर व्यवस्था मतलब क्या है ना कि इन लोगों ने भोजन का व्यवस्था, मतलब कि गरीब लोगों को फ्री में भोजन करवाने का व्यवस्था शुरू किया था। इसे ही बोलते थे क्या? लंगर व्यवस्था। और अंगद देव ने एक लिपि लिखी थी। कौन सी लिपि? तो वो लिपि था गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। किसने? तो अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था ये पूछ देता है तो वो हमारे हैं अंगद देव। उसके बाद हमारे तीसरे गुरु आते हैं वो अमरदास। हमारे तीसरे गुरु कौन थे? तो हमारे तीसरे गुरु थे अमरदास, ठीक है। तो इनके समय हुआ क्या ना कि पर्दा प्रथा और सती प्रथा इत्यादि का काफी प्रचलित था। तो इन्होंने क्या किया ना कि हमारे अमरदास जो गुरु थे, तीसरे गुरु, तो उन्होंने इसका विरोध किया। जब इन्होंने इसका क्या किया था? विरोध किया था। और अमरदास एक ऐसे गुरु थे जो अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी गुरु के कर्तव्य को अच्छे से पालन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमारे चौथे गुरु बनते हैं कौन? गुरु रामदास। जब हमारे चौथे गुरु रामदास के बारे में समझते हैं, कौन से गुरु थे ये चौथे गुरु थे, ठीक है। तो चौथे गुरु रामदास, अकबर के समय इसका अच्छा संबंध था। किसके समय? तो गुरु रामदास ना उनका अकबर के समय काफी अच्छा संबंध था। और अकबर ने उन्हें कितना? 500 बीघा भूमि जो ना दान में दिया था। किसे? गुरु रामदास को। गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि जो है वो दान में दिया था। किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बार, ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब 500 बीघा भूमि दान में दिया था तो उन्होंने क्या किया ना कि अमृतसर नगर की स्थापना किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अमृतसर नगर की स्थापना किया। और जब वहां अमृतसर नगर की स्थापना किया ना तो वहां एक जलाशय बनाया। अमृतसर में क्या बनाया? एक जलाशय खुदवाया था। और वह क्या कहते हैं? एक जलाशय बनवाया था, एक तालाब बनवाया था, ठीक है ना। और वर्तमान में अभी आप लोग देखते होंगे कि अमृतसर एयरपोर्ट, ठीक है ना, अमृतसर एयरपोर्ट का नाम सुने होंगे। तो अमृतसर एयरपोर्ट का नाम ना गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। कौन सा एयरपोर्ट कर दिया गया? गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। तो रामदास के तीसरे पुत्र थे, ठीक है ना। रामदास के तीसरे पुत्र को गुरु का पद सौंप दिया था। वो तीसरे पुत्र कौन थे? तो अर्जुन देव को उन्हें गुरु का पद सौंप दिया था। तो गुरु अर्जुन देव जब वो गुरु बने, कब से कब तक? 1581 से 1606 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो पांचवें गुरु हमारे कौन थे? तो पांचवें गुरु हमारे अर्जुन देव। तो इन्होंने क्या किया ना, आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ क्या था ना? आदि ग्रंथ एक धार्मिक ग्रंथ था। तो धार्मिक ग्रंथ की रचना मतलब सिख धर्मों के लिए एक आदि ग्रंथ की रचना की। जैसे सिख धर्म की धार्मिक ग्रंथ था उसकी रचना किसने की थी? तो अर्जुन देव ने किया था। और इसी क्रम में किसने क्या किया ना कि जो रामदास ने अमृतसर जलाशय बनवाया था, तो अमृतसर जलाशय के मध्य में ना बीच में उन्होंने क्या कहता है? हरमंदिर साहब का मंदिर निर्माण करवाया था। क्या? हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो अर्जुन देव ने ही। जब हरमंदिर साहब मंदिर का निर्माण करवाया जलाशय में, तो वहां क्या ना कि आप आने वाले आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राजकुमार राजा रंजीत सिंह शुक्र मिसल के राजा थे। उन्होंने क्या किया था ना कि हर मंदिर जो है ना उसके पे सोने की परत चढ़वाई थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर। सोने की परत चढ़वाई थी और वो जो मंदिर है हर मंदिर वो स्वर्ण मंदिर कहलाने लगा, ठीक है। उसके बाद अर्जुन देव जब गुरु थे तो कौन? जहांगीर ना, जहांगीर के एक पुत्र थे।
जहांगीर के पुत्र थे कौन, तो राजकुमार खुसरो। राजकुमार खुसरो से और जहांगीर का विवाद चल रहा था। जब राजकुमार खुसरो भागकर किसके पास सहायता लेने के लिए आया, अर्जुन देव के पास, तो अर्जुन देव ने उनकी सहायता की। क्या किया? सहायता सहायता किया, जिस कारण जो जहांगीर था ना, वो क्या कहना कि अर्जुन देव की क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया, मरवा दिया उसे। अर्जुन देव को क्या कौन मरवाया था? तो जहांगीर ने मरवाया था। कब मरवाया था? 1606 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जो है ना वो कहीं गलती ना हो। तो अर्जुन देव जो जहांगीर को किसने मरवाया था? तो अर्जुन देव को मरवाया था जहांगीर ने 1606 ईस्वी में। किस लिए? तो क्योंकि वो किसे, तो राजकुमार खुसरो की सहायता करवाया था, इसीलिए। अब हमारे पढ़ते हैं पांचवें गुरु। हमारे ये हमारे पांचवें गुरु थे। अब हम अपने पढ़ते हैं छठे गुरु के बारे में। तो छठे गुरु जो थे ना, वो गुरु हरगोविंद सिंह। कौन थे? गुरु हरगोविंद। तो ये इनका जो काल था 1606 से 1645 ईस्वी तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, अकाल तख्त की स्थापना की थी। क्या किया था? अकाल तख्त की स्थापना किया था। और अमृतसर में क्या था ना, अमृतसर जलाशय वगैरह भी बनाया था। तो अमृतसर का क्या किया था ना, इन्होंने सिख धर्म का विस्तार करने के लिए अमृतसर का किलाबंदी करवा दिया था चारों तरफ से। किसने करवाया था? तो ये हमारे करवाए थे हरगोविंद ने। अमृतसर का क्या करवाया था? किलाबंदी करवा दिया था। और दरबार में ना एक व्यवस्था प्रारंभ किया था। क्या? नगाड़ा बजाने की व्यवस्था प्रारंभ किया था। किसने? तो वो हमारे थे हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, है ना। क्या कहता है? नगाड़ा बजाने की व्यवस्था प्रारंभ किया था। किसने? तो वो हमारे थे हरगोविंद। उसके बाद हमारे आते हैं सातवें गुरु। तो सातवें गुरु थे हमारे हर राय, ठीक है ना। सातवें गुरु कौन थे हमारे? हर राय। वो 1645 से 1661 ईस्वी तक सबसे कम कार्यकाल जो रहा ना, वो किनका रहा? ठीक है। तो मुगल दरबार में जो हर राय गुरु थे ना, कौन से गुरु थे? सातवें गुरु थे। तो मुगल बादशाह दारा सिकों से बस सिर्फ इनका अच्छा संबंध था, ज्यादा कुछ इनका देखने को मिलता नहीं है। सिर्फ इनका क्या मिलता है? तो मुगल बादशाह दारा सिकों से अच्छा संबंध था। उसके बाद हमारे आठवें गुरु थे। आठवें गुरु हरिकिशन। हरिकिशन का कार्यकाल बहुत छोटा था। क्यों? हरिकिशन का जो कार्यकाल था ना बहुत छोटा था। ये आठवें गुरु थे। कौन? हरिकिशन। 1661 से 1664 ईस्वी में इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। और हरिकिशन की ना मृत्यु हो गई थी चेचक नामक बीमारी से, ठीक है ना। किससे मृत्यु हो गई थी? चेचक नामक बीमारी हो गई थी, जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमारे नौवें गुरु थे तेग बहादुर। कौन थे? तो तेग बहादुर। तेग बहादुर का काल जो है 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और इन्होंने क्या किया ना, औरंगजेब जो था, तेग बहादुर जब गुरु बने तो औरंगजेब से इनका विवाद था। और औरंगजेब जो था ना, इन्हें क्या इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश कर रहा था। पर जो तेग बहादुर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम धर्म नहीं अपनाऊंगा। और इसी क्रम में वर्तमान में क्या करता है ना कि जो औरंगजेब था उसे शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा देता है। शीशगंज है कहाँ वर्तमान में? तो शीशगंज देखने को मिलता है, ठीक है ना। शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा देता है। कौन मरवाता है? तो औरंगजेब। अब हम लोग पढ़ते हैं 10वें गुरु के बारे में। तो हमारे 10वें गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 ईस्वी तक के गुरु रहे। तो इनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ना, वो पटना साहिबा में हुआ था। पटना साहिबा पटना में हुआ था 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहता है ना, खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये पूछता है क्वेश्चन सीरियसली। तो वो हमारे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे? 1699 ईस्वी में। इसमें सिखों के लिए इन्होंने क्या किया ना कि गुरु गोविंद सिंह थे ना, वो सिखों के लिए 5 ककार क्या था, सिखों को 5 मतलब 5 चीज रखने के लिए आवश्यक कर दिया। वो कौन कौन से थे? वो केश था, कंघा, किरपान, कच्छ और कड़ा। 5 चीज सिखों को रखने के लिए क्या कर दिया था? स्थापना कर दिया था। और लोगों के नाम के अंत में क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि लोगों के नाम अपने नाम के अंत में सिंह लगाएं। क्या लगाए? सिंह लगाए। कौन बोले थे? तो वो गुरु गोविंद सिंह ने बोला था। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होता क्या है ना कि इनकी मृत्यु हो जाती है 1708 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कौन करता है? तो गुल खां एक पठान होता है। जब बहादुर शाह, ठीक है ना, औरंगजेब का जो पुत्र है वो शासक बनता है बहादुर शाह, और गुरु गोविंद सिंह के बीच संधि होती है। संधि होने के बाद एक पठान रहता है, उसने क्या किया ना 1707 ईस्वी में संधि होती है। उसके बाद 1 साल बाद 1708 ईस्वी में गुल खां पठान नामक व्यक्ति ने नंदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और गुरु का जो पद था ना, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु का पद को समाप्त कर दिया था। और कहा था कि गुरु गोविंद सिंह के सबसे प्रमुख शिष्य थे कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो थे ना, बंदा बहादुर जो वो सबसे बड़ा सिख योद्धा थे। क्या थे? बंदा बहादुर सबसे बड़ा सिख योद्धा थे। बंदा बहादुर का जो जन्म हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? 1670 ईस्वी में हुआ था। और बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास, और उनका जन्म कब हुआ था? 1670 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था, बंदा बहादुर का उद्देश्य क्या था? तो वो पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना चाहते थे। कौन? तो बंदा बहादुर। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लौहगढ़ में।
बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लौहगढ़ में बनाई थी। और इसने क्या कहते हैं, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे। कौन? तो बंदा बहादुर ने। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के नाम से सिक्के चलवाए थे। कौन? तो बंदा बहादुर। उसके बाद फर्रुख सियर के आदेश पर, होता क्या है ना कि फर्रुख सियर उसे आदेश देता है 1716 ईस्वी में कि बंदा बहादुर को कहा गुरदासपुर नंगल नामक स्थान पर, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नंगल स्थान पर मौत के घाट उतार दिया था। किसके आदेश पर? तो फर्रुख सियर के आदेश पर। और किसकी हत्या करवा दी जाती है? तो बंदा बहादुर की हत्या करवा जाती है। जब बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है तो मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे, क्या कहते हैं, कई छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, जिसे क्या बोलते थे? मिसल कहते थे। जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिख जो था वो कई छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गए, जिसे क्या कहते थे? मिसल कहते थे। इसी में से सबसे प्रमुख मिसल जो था ना वो कौन था? शुक्रचक्किया मिसल। और शुक्रचक्किया मिसल के प्रमुख, शुक्रचक्किया मिसल के जो प्रमुख थे वो कौन थे? राजा रंजीत सिंह। ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? राजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरवाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरवाला में। कब हुआ? 13 नवंबर 1780 ईस्वी में। उसने और क्या किया ना कि जब राजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ उसके बाद इनका विवाद होता है 1795-99 में। अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान एक देश है। अफगानिस्तान के शासक थे कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था जमान शाह प्रथम। होता क्या है ना कि जमान शाह प्रथम जो है ना वो क्या करता है? पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है। जब वो पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है तो उसका कुछ जो तोप होता है ना वो कहाँ? चिनाब नदी में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? चिनाब नदी में गिर जाता है। और राजा रंजीत सिंह जो होता है इसको ये खबर मिलती है और राजा रंजीत सिंह ने क्या करता है? वो चिनाब नदी से उसके तोप जो गिर गए थे जमान शाह के, उसे निकलवा कर उसे वापस किसे? जमान शाह को लौटा देता है। जब ये उसे लौटा देता है ना तो जमान शाह जो आक्रमण करने आ रहा था पश्चिम उत्तर भारत पे, तो वो उससे प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न होने के बाद उन दोनों के बीच अच्छा संबंध हो जाता है और क्या करता है? लाहौर को है ना उपहार में देता है। कौन? जमान शाह जो प्रथम था वो लाहौर को उपहार में देता है। और जब लाहौर उसे उपहार में देता है तो राजा रंजीत सिंह जो थे उसने क्या किया? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया? राजधानी बनाया। और इसी क्रम में आपने देखा कि हरमंदिर साहब, आपने सुना, हमने बताया था पीछे कि हरमंदिर साहब पर क्या किया था? सोने की परत चढ़वाया था, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। कौन चढ़वाया था वो? तो राजा रंजीत सिंह ही चढ़वाया था। और इसके बाद आगे होता क्या है ना कि अंग्रेजों से अब विवाद स्टार्ट होता है, क्योंकि राजा रंजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो होता क्या है कि अंग्रेजों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उत्तर भारत से अगर सेंटर में चले आए, मतलब मध्य में चले आए, तो कहीं ये हम लोगों पे भारी ना पड़े। तो वो क्या करते हैं ना कि राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच युद्ध होता है। और युद्ध में राजा रंजीत सिंह युद्ध होता है। युद्ध हारने के बाद होता क्या है ना कि 1809 में अमृत की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? काफी फेमस संधि है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछने को देखता है, किसके किसके बीच होती है ये भी देखने को मिलता है। तो 1809 में अमृत की जो संधि होती है वो किसके बीच? राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच होती है। किसके बीच होती है? चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच। और ये जो संधि होता है ना, तो संधि में सतलज नदी, ठीक है ना, नदी का नाम याद रखें, सतलज नदी में जो ना होता क्या है कि राज्य की सीमा मान लिया जाता है और एक तरफ अंग्रेज और पंजाब को सीमा मान लिया जाता है ना। एक तरफ अंग्रेज नीचे की ओर और सतलज नदी को विभाजन मान लिया जाता है। विभाजन मान के पंजाब जो होता है वो राजा रंजीत सिंह तक सीमित रह जाता है और अंग्रेज जो होता है वो सतलज नदी के नीचे तक सीमित रहता है। और जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, उसमें संधि का उद्देश्य यही था कि राजा रंजीत सिंह का जो साम्राज्य है वो विस्तार पर रोक लगाना चाहता था, क्योंकि राजा रंजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अगर वो उत्तर भारत की ओर आने लगा तो उससे क्या होता? अंग्रेजों को तकलीफ होती, जिसकी वजह से क्या हुआ? उस पर रोक लगाना चाहता था। तो इसी क्रम में क्या कहते राजा रंजीत सिंह जो थे साम्राज्य का विस्तार कर ही रहते हैं कि 1811 में इसने कहा कांगड़ और मुल्तान कहाँ है? तो ये तुम्हारा पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में कहा है? पाकिस्तान में। तो 1811 में कांगड़ और मुल्तान पर अधिकार कर लेता है और 1813 में अटक पर अधिकार कर लेता है और 1819 में कश्मीर है ना, कश्मीर पे, और 1827 में पेशावर पर अधिकार कर लेता है। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए क्या करता है? ये सब जगहों पे अधिकार कर लेता है। जब वो ये सब जगहों पे अधिकार कर लेता है ना तो राज्य को 4 सूबों में बांट देता है, क्योंकि इतने अधिकार करने वाले क्या राज्य को 4 सूबों में बांट देता है। और वो 4 सूबा कौन कौन से थे? तो 4 सूबा देखने को मिलते हैं। एक पेशावर, ठीक है, ये पाकिस्तान में है, एक कश्मीर, लाहौर और एक मुल्तान। तो 4 सूबों में वो जो बांटा था वो कौन कौन सा था? पेशावर था, कश्मीर था, लाहौर था और एक मुल्तान था, है ना। तो अब इसी क्रम में होता क्या है ना कि जब ऐसा कुछ होता है अपने क्या कहते हैं सूबों को बांट देते हैं। बांटने के बाद होता क्या है ना कि अफगान आमिर शाह सूजा से
कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि ये वही हीरा है जो सब कहाँ, मतलब कि जो यहाँ से चला जाता है, अहमद शाह अब्दाली लेके जाता है, और वो हीरा किससे प्राप्त कर लेते हैं? आमिर शाह सूजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लेते हैं। कौन? राजा रंजीत सिंह। और कोहिनूर हीरा किसके पास आ जाता है? राजा रंजीत सिंह के पास आ जाता है। और यही कोहिनूर हीरा जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, तो जब युद्ध में हार जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो हीरा ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन की रानी को भेज देते हैं। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो कोहिनूर हीरा के बारे में समझते हैं। और जब इतना कुछ हुआ ना, तो होता क्या है ना कि राजा रंजीत सिंह की एक आंख की रोशनी ना दिन ब दिन चलती जाए, मतलब कम हो जाती है, और एक आंख की रोशनी चली जाती है। तो वो कहता है कि ईश्वर की इच्छा यही है कि मैं सभी धर्मों को एक नजर से देखूं। क्या देखूं? एक निगाह से देखूं। और दुख इसलिए है कि इसकी दूसरी आंख की रोशनी चली जाती है ना। ईश्वर की इच्छा कि मैं सभी धर्मों को एक नजर से देखूं। किसने कहा था? तो राजा रंजीत सिंह ने कहा था। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। राजा रंजीत सिंह की जब मृत्यु होती है 7 जून 1839 ईस्वी में, तो उसके बाद होता है क्या ना, उसके बाद अगला शासक बनता है उसका बेटा। कौन? तो खड़क सिंह। खड़क सिंह जो होता है ना, वो अफीम आदि का क्या होता है? अफीम खाने का आदी होता है, मतलब कि उसे नशा करने की आदत होती है। और उसने क्या करता है ना, खड़क सिंह जो था वो अपना वजीर, पीएम जो होता है वो किसे बनाता है? वो ध्यान सिंह को बनाता है। ध्यान सिंह जो था ना, एक धोखेबाज व्यक्ति था, बोलबाला धोखेबाज व्यक्ति था। उसने क्या किया ना कि अगले ही वर्ष 1840 ईस्वी में खड़क सिंह की हत्या कर देता है। जब वो खड़क सिंह की हत्या कर देता है, उसके बाद अगला शासक हमारे बनते हैं। कौन? नैनीहाल। जब नैनीहाल अगला शासक बनते हैं, तो उसने भी अपना वजीर वजीर किसे बनाया था? तो वो बनाया था ध्यान सिंह को। ध्यान सिंह ने इसके भी क्या करता है? 1840 में हत्या कर देता है। जब ननिहाल ने उसकी हत्या कर देता है, उसके बाद अगले शासक बनते हैं। कौन? शेर शाह। शेर सिंह ये अगले शासक बनते हैं, और वो अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहे होते हैं कि 1843 ईस्वी में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद होता है क्या है ना कि रानी जिंदान, जब इनकी मृत्यु होती है 1847 में, तो राजा रंजीत सिंह की पत्नी होती है रानी जिंदान कौर, और उनका अल्पायु वयस्क एक पुत्र होता है दिलीप सिंह। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं ना कि राजा जिंदान के साथ दिलीप सिंह क्या करते हैं? राज्यरोहण करते हैं। और वो जब राज्यरोहण करते हैं ना, तो इसमें होता क्या है कि रानी जिंद कौर, तो जब वो अपने साम्राज्य को चलाने लगते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि 1843 में अंग्रेज जो थे ना, सिंध पर अधिकार कर लेते हैं। और सिंध पे अधिकार करने के साथ वो पंजाब पर आक्रमण करना चाहते थे। जब वो पंजाब पर आक्रमण करने चाहते थे, तो रानी जिंद कौर जो थी, वो कौन? राजा रंजीत सिंह की पत्नी, वो लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व में फिरोजपुर में, कहा? तो फिरोजपुर एक जगह है पंजाब में, फिरोजपुर पर अंग्रेजों पर हमला कर देती है। जब वो अंग्रेजों पर हमला करती है ना, तो वहीं से क्या होता है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1840 तक चलता है। और जब ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो इसमें होता क्या है ना कि सोबरा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सोबरा का युद्ध होता है 10 फरवरी 1840 ईस्वी में। किसके किसके बीच होती है? तो अंग्रेजों और सिखों के बीच होती है। सोबरा का युद्ध होता है किसके किसके बीच होती है? अंग्रेजों और सिखों के बीच होती है। जब सोबरा के युद्ध में क्या होता है ना कि जो सिख होते हैं उन्हें पराजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेज जो थे वो पराजित कर देते हैं। और जब दोनों के बीच पराजित होती है, तो होता क्या है ना कि दोनों के बीच संधि होती है। तो लाहौर की संधि देखने को मिलती है। लाहौर की संधि 18 मार्च 1846 ईस्वी को होती है। जब ये संधि होती है ना, तो इसमें कुछ शर्त रखते हैं अंग्रेज। वो क्या थी शर्त? समझते हैं। जैसे सिखों की सेना में कटौती कर दी गई थी, मतलब सिख को जो सेना थे, जो बड़ा सेना थी, उसमें कटौती कर दी गई थी। और सतलज नदी जो था ना, उसके दक्षिण क्षेत्र के प्रदेशों में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और लाहौर जो अब तक पंजाब, जो लाहौर जो था वो अब तक किसके? सिखों के हाथ में था। अब वो किसके हाथ में चला गया? हेनरी लॉरेंस जो थे, वहां हेनरी लॉरेंस को उसका क्या रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है ना। इसके साथ सिख जो थे ना, जब ऐसा कुछ हुआ, जब संधि हुई, लाहौर की संधि हुई, तो सिख जो थे वो इससे नाराज थे। और नाराज होने के बाद करते क्या ना कि वो उससे युद्ध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिख जो थे लाहौर की संधि से संतुष्ट नहीं थे, जिससे क्या करते थे? उसका विद्रोह कर देते हैं। जब विद्रोह होता है ना, तो विद्रोह में फिर होता क्या है कि अंग्रेज जो होते हैं सिखों को पराजित कर देते हैं, क्योंकि इसकी सेना में बहुत सारी कटौती हो गई थी, जिसकी वजह से वे अपने युद्ध को आगे बढ़ा नहीं पाए, जिसकी वजह से क्या होते हैं? वो पराजित हो जाते हैं। जब वो पराजित होते हैं ना, तो उनके बाद उनके बीच में फिर एक संधि होती है। वो संधि कौन सी थी? तो भैरोवाल की संधि, है ना। भैरोवाल की संधि काफी फेमस है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। तो भैरोवालों की जो संधि होती है 16 दिसंबर 1846 ईस्वी में होती है। इसमें होता क्या है ना कि हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया, अध्यक्षता करते हैं इसके। और 8 सिख सरदारों की परिषद बनाई जाती है। किसकी? 8 सिख सरदारों की परिषद बनाई जाती है सिखों की। और इसमें रानी जिंद कौर जो होती है, कौन? राजा रंजीत सिंह की पत्नी, उन्हें पद से हटा दिया जाता है। और उसका जो बेटा बहुत छोटा था दिलीप सिंह, उसे क्या करता है? उसके वयस्क होने तक बोला कि ब्रिटिश सेना हम ही यहाँ के साम्राज्य को चलाएंगे। ठीक है ना। वो अपने अंदर ले लेता है।
जब ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सिख अपने दिन ब दिन सब साम्राज्य को खो ही दिए थे। तो होता क्या ना कि लाहौर लाहौर की संधि और भोरल की संधि उनके लिए तो अपमानजनक था ही, साथ अपमानजनक तो था ही। उसके साथ हुआ क्या ना कि सिख की जो सेना को क्या कहता है, सिख की जो सेना थे उसमें पहले कटौती की गई। अब उसे क्या कहना, जितने भी सिख की सेना थे उन्हें पूरी तरह से क्या क्या सेवा मुक्त कर दिया, मतलब कि सिख को सेना को रखना ही नहीं चाहते थे वो। और जब वो ऐसा कुछ हुआ तो हुआ क्या ना कि जो सिख की सेना थे वो गुस्सा हो गए और अप्रैल 1848 ईस्वी में दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। जब दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देती है तो फिर स्टार्ट होता है क्या, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी के काल में देखने को मिलता है। जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट होता है उस टाइम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है तो वो कौन सा युद्ध होता है, तो वो ये भी काफी फेमस युद्ध है, चिलियावाला का युद्ध, 13 जनवरी 1849। कौन सा, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी में। इसमें क्या होता है ना कि अंग्रेज और सिखों के बीच बहुत ही लड़ाई होती है, जिसमें अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड गॉफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिखों को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं। अपराजित करने के बाद पंजाब में एक कमांडर बनाया जाता है, मुख्य कमांडर बनाया जाता है। क्या बताया, पंजाब में एक मुख्य कमांडर बनाया जाता है। जब ये युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध समाप्त होने के बाद पंजाब का एक मुख्य कमांडर किसे बनाया जाता है, जॉन लॉरेंस को पहला पहला कमांडर बनाया जाता है। ठीक है, किसके अधीन आ जाता है पंजाब, तो वो आ जाता है अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। और इसी क्रम में होता क्या है कि जब कोहिनूर हीरा जो राजा रंजीत सिंह ने किससे लिया था, आमिर शाह सूजा से, जो राजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा लिया था, जो अब तक किसके पास था, सिखों के पास था। अब वो होता क्या है कि जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हार जाते हैं तो होता क्या है कि कोहिनूर हीरा कौन, हमारे जो उस टाइम गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, वो उन्हीं के पास चला जाता है। और वो जो हीरा होता है ना, कोहिनूर हीरा, वो भेज देती है कहाँ, ब्रिटेन की रानी के पास भेज दिया जाता है। ठीक है ना, और इसीलिए आज भी वो कोहिनूर हीरा कहाँ है, ब्रिटेन में ही है। तो रानी जिंद कौर जो होती है, रानी जिंद कौर को क्या करता है ना, और जब ये इतना कुछ होने के बाद रानी जिंद कौर को जम्मू कश्मीर की एक जगह है शेखपुरा, है ना, वहां क्या करते हैं ना, 4800 रुपये प्रति वर्ष प्रति सालाना देकर उसे पेंशन बना दिया, मतलब पेंशन भोगी बना दिया जाता है किसी, रानी जिंद कौर को। और उनका जो पुत्र होता है वो काफी अल्पवयस्क था, दिलीप सिंह, उसे क्या करता है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए कहाँ भेज देता है, लंदन भेज देता है। जब उन्हें लंदन भेज देता है तो लंदन में वो क्या करता है ना कि वो सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लेता है और वो रूस की यात्रा भी करता है ना। और इसी क्रम में 1893 में जब जब फ्रांस में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंत्येष्टि कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है, देखने को मिलती है कहाँ, इंग्लैंड में। और इसी तरह पंजाब अंग्रेजों के अधीन आ जाता है ना, किसके अधीन आता है, पंजाब अंग्रेजों के अधीन आया था। तो यही था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा ये सेशन, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद आप लोगों तक मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुंचाने का। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं हमें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी आप लोगों को सब कुछ अपडेट कर दिया जा रहा है प्लेलिस्ट में, उसे देखते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।